हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन फर्स्ट में जीवों में जनन पाठ में से अगला टॉपिक जीवों में लैंगिकता सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे। जीवों में लैंगिकता का इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले इस अध्याय में क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं। तो इस अध्याय में अपन ने इससे पहले जो निषेचन लैंगिक जनन की विभिन्न प्रोसेस जो है, विभिन्न प्रक्रिया है, लैंगिक जनन की मुकुलन है, खंडन है, विखंडन है, द्विखंडन है, जैम्यूल है, बीजाणु द्वारा है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद में लैंगिक जनन से संबंधित कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था कि लैंगिक जनन में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। लैंगिक जनन के अंदर जनक होते हैं, युग्मक बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है, आदि धीमी प्रक्रिया है। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं आती हैं, ये सभी विशेषताओं का अध्ययन किया था। इसके बाद में लैंगिक जनन के अंतर्गत और कौन कौन सी समस्याएं बनती हैं, युग्मनज में किस प्रकार से भेदन होता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। और उसके बाद में जंतुओं में जो प्रजनन काल होता है उसके बारे में अध्ययन किया अपन ने। प्रजनन अवस्था, विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का, जीवन चक्र की विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का अध्ययन किया था। जीवन चक्र की विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के अंदर अपन ने प्रजनन किशोरावस्था, प्रजनन प्रावस्था और जीर्णावस्था का अध्ययन किया था। अब जो प्रजनन प्रावस्था है वो इम्पोर्टेंट है, मुख्यतः प्रजनन प्रावस्था। किशोरावस्था जो है उसके अंदर एक अप्रजनन अवस्था होती है, किशोरावस्था, जिसके अंदर जंतुओं के अंदर जनन शुरू नहीं होता है, जनन स्टार्ट नहीं होता है। तो किशोरावस्था एक अप्रजनन अवस्था होती है। इसके बाद में प्रजनन अवस्था आती है जिसके अंदर प्राणी प्रजनन करने योग्य हो जाता है, उसके लैंगिक अंगों में परिपक्वता आ जाती है, युग्मक बनने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रक्रियाएं जंतुओं का और पादपों का अपने प्रजनन काल के बारे में पढ़ा था। जंतुओं के अंदर, पादपों के अंदर मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक पौधे होते हैं। मोनोकार्पिक पौधे जो जीवन में एक ही बार फल फूल उत्पन्न करते हैं। पॉलीकार्पिक जो हर मौसम के अंदर अनुकूल मौसम आने पर बहुवंशीय पादप होते हैं, जो हर मौसम आने पर अपने मौसम के अनुसार अनुकूल मौसम में फल फूल प्राप्त करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसके बाद में जंतुओं के अंदर प्रजनन काल के बारे में सतत प्रजनक और मौसमी प्रजनक के बारे में पढ़ा था। सतत प्रजनक क्या होते हैं, मौसमी प्रजनक क्या होते हैं, और उसके बाद में जीर्ण अवस्था क्या होती है। तो इसके बाद में लैंगिक जनन के अंतर्गत कुछ घटनाएं होती हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत कुछ घटनाएं होती हैं। अपन ने उन घटनाओं का अध्ययन भी किया था। इसके बाद में कि जो घटनाओं के अध्ययन शुरू ही किया था अपन ने, तो लैंगिक जनन की घटनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन घटनाएं और उसके बाद में निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन क्या होता है, और निषेचन से पहले लैंगिक जनन में क्या आवश्यकताएं होती है। तो निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत, निषेचन पूर्व घटनाओं में 2 घटनाएं प्रमुख होती हैं। एक होता है युग्मक जनन और एक होता है युग्मक स्थानांतरण। निषेचन से पहले युग्मकों का बनना जरूरी है। युग्मक बनेंगे तभी तो युग्मकों का संलयन होगा। अतः निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर यानी कि युग्मक स्थानांतरण आवश्यक होते हैं। तो युग्मक जनन के अंतर्गत अपन ने कुछ निषेचन पूर्व घटना के अंदर युग्मक जनन के अंतर्गत पढ़ा था कि कुछ निम्न श्रेणी के शैवाल यानी निम्न श्रेणी के पादप मानव, निम्न श्रेणी के जंतु हैं, उनके अंदर बनने वाले युग्मक एक ही जनक के द्वारा बनाए जाते हैं और वो युग्मक दोनों संरचनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, कार्यिक रूप से समान होते हैं, तो उन्हें समयुग्मक कहा जाता है, जैसे यूलोथ्रिक्स के अंदर। इसके बाद में कुछ फ्यूकस, जैसे फ्यूकस नहीं, स्पाइरोगाइरा के अंदर, स्पाइरोगाइरा के अंदर युग्मक जो है संरचनात्मक रूप से समान होते हैं, संरचनात्मक रूप से समान होते हैं, लेकिन वो कार्यात्मक रूप से अर्थात व्यवहारिक रूप से अलग अलग होते हैं। उन्हें कार्यात्मक ऐसे युग्मक कहते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, प्राणियों के अंदर बनने वाले युग्मक समान प्रकार के होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। निम्न श्रेणी के शैवाल जो शैवाल होते हैं, शैवालों के अंदर युग्मक जो है एक ही जनक, कुछ निम्न श्रेणी के शैवाल जो होते हैं उनके अंदर एक ही जनक के द्वारा दोनों प्रकार के युग्मक बनाए जाते हैं और ये युग्मक लगभग एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, संरचनात्मक रूप से भी, व्यवहारात्मक रूप से भी, तो इन्हें समयुग्मक कहते हैं। जैसे क्लेडोफोरा एक शैवाल है, यूलोथ्रिक्स के अंदर इस प्रकार की घटना होती है। स्पाइरोगाइरा नामक शैवाल के अंदर बनने वाले दोनों युग्मक संरचनात्मक रूप से समान होते हैं, दोनों युग्मक एक जैसे होते हैं, लेकिन
उनकी व्यवहारात्मक और कार्यात्मक रूप से वो भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें असम युग्मक कहते हैं या कार्यात्मक असम युग्मक भी कहा जाता है। उच्च श्रेणी के पादप तथा फंजाई जैसे फ्यूकस के अंदर और उस श्रेणी के पादप जंतु के अंदर युग्मक बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। दोनों ही युग्मक, नर और मादा युग्मक दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं, संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं, कार्यात्मक रूप से भी भिन्न होते हैं। ऐसे युग्मकों को विषम युग्मक कहा जाता है या ऐसे संरचना को विषम युग्मक कहा जाता है। अधिकतर जीव जो लैंगिक प्रजनन द्वारा गुणित होते हैं, लैंगिक प्रजनन गुणित होते हैं, अधिकतर उनमें दो प्रकार के युग्मक बाह्य रूप से, दो प्रकार के बाह्य रूप से अंतर वाले युग्मक बनते हैं। बाह्य रूप से भी अंतर वाले युग्मक बनेंगे और उनके अंदर एक को मादा युग्मक को अंडाणु, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं या नर युग्मक और मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणु के रूप में उत्पन्न होते हैं। ऐसे बाह्य रूप वाले युग्मकों को विषम युग्मक कहा जाता है। जैसे कि मानव के अंदर मानव के नर युग्मक और मादा युग्मक भिन्न भिन्न है, अंडाणु और शुक्राणु। ऐसे ही फ्यूकस के अंदर भी विषम युग्मक पाए जाते हैं। तो लैंगिक निषेचन पूर्व घटना के अंदर, निषेचन पूर्व घटना के अंदर ये सब चीजें थी। युग्मक जनन पहला टॉपिक था। इसी युग्मक जनन के अंतर्गत ही जीवों में लैंगिकता टॉपिक भी निषेचन पूर्व घटना के अंदर ही शामिल है। आपको नोट्स भेज जाएंगे तो उसके अंदर आपको स्पष्ट भी हो जाएगा। जीवों में लैंगिकता, आज हम पढ़ते जीवों में लैंगिकता। देखिए, ऐसे प्राणी, कुछ निम्न श्रेणी के प्राणी, निम्न श्रेणी के पादप या निम्न श्रेणी के जीव, निम्न श्रेणी के शैवाल होते हैं, उनके अंदर एक ही जनक के द्वारा दोनों युग्मक बनाए जाते हैं। एक ही जनक के द्वारा दोनों युग्मक बनते हैं। वो दोनों युग्मक संरचनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से समान होते हैं। कार्यात्मक युग्मक एक ही जनक द्वारा बनते हैं। इन युग्मकों में किसी प्रकार की बाह्य रचना कार्य की भिन्नता नहीं होती है। तो ऐसे जीव जो ऐसे जीव जो दोनों प्रकार के युग्मकों को बना रहा है, दोनों प्रकार के युग्मक उनके अंदर समान प्रकार से बनते हैं, कोई भी उनमें अंतर नहीं होता है, ऐसे जीवों को समथैलेसी या समथैलिक कहते हैं। समथैलिक कहा जाता है। इस समथैलिक शब्द को एक और रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी, समथैलिक, उभयलिंगाश्रयी, होमोथैलिक, समथैलेसी, होमोथैलिक, उभयलिंगाश्रयी। तो यहाँ पर देखिए कि निम्न श्रेणी के अंदर, जो निम्न श्रेणी के लैंगिक प्रजनन से जनन करने वाले जीव होते हैं, उनके अंदर बनने वाले दोनों ही युग्मक एक ही जनक के द्वारा बनाए जाते हैं और ये युग्मक कार्यात्मक रूप से भी किसी प्रकार से भिन्न नहीं होते हैं। ऐसे जीवों को समथैलिक या होमोथैलिक या उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उभयलिंगाश्रयी शब्द जो है वो उच्च श्रेणी के जंतुओं के लिए ज्यादा यूज होता है। उच्च श्रेणी के पादपों के लिए, उच्च श्रेणी के जंतुओं के लिए ये उपयोग होता है। अतः निम्न श्रेणी के जंतुओं के लिए समथैलिक या होमोथैलिक शब्द काम में लिया जाता है। इसका जो उदाहरण है जिसके अंदर दोनों ही प्रकार से एक ही जनक के द्वारा दोनों युग्मक एक समान बनाए जाते हैं, जैसे न्यूकर के अंदर फंजाई है, ये कवक है। न्यूकर या फंजाई के अंदर दोनों प्रकार के युग्मक एक ही जनक के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसके बाद में अब उच्च श्रेणी की बात करें अपन, तो उच्च श्रेणी के जीवों में जनन अंगों का विकास होता है। उच्च श्रेणी के जीवों में जनन अंग बनते हैं। वो जनन अंग, पादपों की बात करें तो पुष्प है, जबकि जंतुओं की बात करें तो जनन अंग, मादा जनन अंग और नर जनन अंग अलग अलग जंतुओं के अंदर होते हैं। तो तथा नर व मादा में विधिकृत होते हैं, नर और मादा के अंदर बटे हुए होते हैं। अधिकांश पुष्पी पादपों के अंदर दोनों ही जननांग, दोनों प्रकार के जननांग एक पुष्प के अंदर होते हैं। अधिकांश पुष्पी पादपों के अंदर दोनों प्रकार के जननांग अर्थात पुंकेसर और दूसरा स्त्री केसर, दोनों ही जननांग पुष्प के अंदर होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, शब्दावली हम क्या काम मिलेंगे कि उच्च श्रेणी के पादपों के अंदर या अधिकांश पुष्पीय पादपों के अंदर दोनों जननांग एक ही पुष्प के अंदर स्थित होते हैं। जनन अंग पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे के अंदर इस पुष्प को उभयलिंगी
या द्विलिंगी कहते हैं। इस पुष्प को क्या कहेंगे, उभयलिंगी या द्विलिंगी। यहां पर पादप भी क्या होगा, उभयलिंगी या द्विलिंगी होगा। तो पुष्पी पादपों के अंदर, अधिकांश पुष्पी पादपों के अंदर दोनों प्रकार के जननांग जैसे पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प के अंदर एक ही पुष्प के अंदर स्थित होते हैं। ऐसे पुष्पों को उभयलिंगी या द्विलिंगी कहा जाता है और इन पादपों को भी उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। परंतु यहाँ पर कुछ पादप ऐसे भी होते हैं, तो कुछ पुष्पधारी पादपों के अंदर पुंकेसर अलग पौधे पर और स्त्रीकेसर अलग पौधे पर मिलते हैं। कुछ पुष्पधारी पादपों के अंदर पुंकेसर और स्त्रीकेसर अलग अलग पौधे मिलते हैं, अर्थात उनके पुष्प के उसमें उनके फूल लगते हैं, उन फूलों के अंदर या तो पुंकेसर होगा या स्त्रीकेसर होगा। तो ऐसे पादप जिनके अंदर एक ही प्रकार के जनक युक्त पुष्प उत्पन्न होते हैं, ऐसे पादप जिनमें एक ही प्रकार के पुष्प युक्त, एक ही प्रकार के जननांग युक्त पुष्प उत्पन्न होते हैं, उन पादपों को क्या कहेंगे यहाँ पर, एक लिंगाश्रय। एक लिंगाश्रय, इन्हें एक लिंगाश्रय कहते हैं। और इस एक लिंगाश्रय के लिए दूसरा शब्द जो काम में लेते हैं वो है होमो विषम थैलेसिस, विषम थैलेसी या विषम थैली। तो ऐसे पादप जिनके अंदर जो उच्च श्रेणी के भी होते हैं, पुष्पधारी भी होते हैं, परंतु उनके अंदर उनके फूल जो है पुंकेसरी पुष्प अलग पादप पर होंगे, स्त्रीकेसरी पुष्प अलग पादप पर होंगे। ऐसे पादपों को एक लिंगाश्रयी तथा इनके पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। पुष्प उनमें एक लिंगी पुष्प होंगे और ऐसे पुष्प जो एक लिंगी पुष्प, ऐसे पादप जो एक लिंगी पुष्प को धारण करते हैं, एक लिंगी पुष्प को आश्रय देते हैं, वो पादप एक लिंगाश्रयी पादप कहलाते हैं। ऐसे पादप जो एक लिंगी पुष्प को आश्रय देते हैं, जिनके ऊपर एक लिंगी पुष्प ही लगते हैं, उन्हें एक लिंगाश्रयी पादप या विषम थैलेसी शब्द भी काम में लेते हैं। इसका उदाहरण आपको पता भी होगा, बहुत ज्यादा अपन यूज भी करते हैं, पपीता। पपीता का पादप एक लिंगाश्रयी है, उसके फूल एक लिंगी है। और भी है खजूर, डेट। खजूर के अंदर पपीता जो है, पपीता खजूर ये दोनों ही क्या है, एक लिंगाश्रयी पादप होते हैं, जिनके पुष्प में या तो स्त्रीकेसर होता है या पुंकेसर होता है। इसीलिए पपीता के जो पादप उगाए जाते हैं तो दो पादप पास पास उगाए जाते हैं, नजदीक उगाए जाते हैं। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि एक पादप नर और एक मादा हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर अच्छे फल उत्पन्न होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, एक लिंगाश्रयी शब्द जो क्या है, यदि संपूर्ण पादप के ऊपर एक लिंगी पुष्प ही उत्पन्न होते हैं, या तो स्त्रीकेसर युक्त या पुंकेसर युक्त, ऐसे पादपों को एक लिंगाश्रयी पादप या विषम थैलेसी कहा जाता है। और इन पुष्पों को एक लिंगी कहेंगे। अगर एक पुष्प में दोनों ही जननांग हो, पुंकेसर दोनों हो तो क्या कहेंगे, द्विलिंगी। लेकिन यदि सिर्फ एक ही जननांग हो, या तो स्त्रीकेसर हो या पुंकेसर हो, तो एक लिंगाश्रयी और पुष्प को एक लिंगी कहते हैं। इसके बाद में है कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स एक फैमिली कुकुरबिटा। कुकुरबिटेसी कुल के अंदर कौन कौन से पादप आते हैं, लौकी, कद्दू, तुरई, ककड़ी, खीरा, कद्दू वर्ग की जितनी भी सब्जियां हैं इनके अंदर, तथा नारियल में व मक्का में कुकुरबिट्स यानी कुकुरबिटेसी कुल के पादप जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, तुरई, ककड़ी, इन सभी के अंदर, और नारियल में व मक्का के अंदर, ये ऐसे पादप हैं जिनके ऊपर दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, पुंकेसरी पुष्प और स्त्रीकेसरी पुष्प भी पाए जाते हैं। लेकिन ये दोनों पुष्प अलग अलग शाखा पर मिलते हैं, अर्थात एक लिंगी पुष्प अलग होगा, अर्थात स्त्रीकेसरी पुष्प अलग होगा, उसी पादप पर होगा, पादप चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पादप चेंज नहीं होगा। यहाँ पर पादप एक ही है, एक ही पादप पर स्त्रीकेसरी पुष्प भी है और उसी पादप पर पुंकेसरी पुष्प भी है, अर्थात दोनों जननांगों युक्त पुष्प एक ही पादप पर है, लेकिन पुष्प अलग अलग हैं। यहाँ पर पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों एक ही पुष्प में है तो द्विलिंगी कह रहे हैं, लेकिन और उसके लिए पादप उभयलिंगी द्विलिंगी है। लेकिन कद्दू में, ककड़ी में, खीरे में, तुरई में, लौकी में, नारियल में और मक्का के अंदर
पादप तो एक ही होता है, परंतु उस पादप के ऊपर स्त्री केसर और पुंकेसरी पुष्प अलग अलग लगते हैं। तो ये जो पादप है, जैसे कुकुरबिट्स के अंदर कुकुरबिटेसी कुल, कुकुरबिटेसी कुल के अंदर क्या क्या आते हैं? लौकी, कद्दू, ककड़ी, तुरई, ये सभी, और नारियल, मक्का। ये जो पादप होते हैं, इन पादपों के अंदर एक ही पादप पर अलग अलग शाखा पर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों मिलते हैं। तो इन पादपों को हम क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे हम उभयलिंगाश्रय। इन्हें हम क्या कहेंगे? उभयलिंगाश्रय। ये पादप क्या है? उभयलिंगाश्रयी पादप है। उभयलिंगाश्रयी अर्थात समथैलिक, परंतु समथैलिक शब्द निम्न वर्ग के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर उभयलिंगाश्रयी शब्द इनके लिए काम में लेंगे। आपको बताया, देखिए मक्का के अंदर मादा पुष्प पत्तियों के कक्ष से निकलता है, पत्तियों कक्ष से निकला हुआ होता है और भुट्टा कहलाता है, जबकि नर पुष्प मक्का के प्लांट के सबसे शीर्ष में, मक्का के पौधे के सबसे शीर्ष में वल्लर या टसेल के रूप में निकला हुआ होता है, जो सिट्टे के रूप में अलग अलग बिखरा हुआ सा रहता है। मक्का के अंदर दोनों पुष्प अलग अलग होते हैं। मादा पुष्प पत्तियों के कक्ष में स्थित होता है, जिसको भुट्टा कहते हैं, जबकि नर पुष्प पादप के शीर्ष पर बिखरा हुआ रहता है। इसके परागकोश मुक्त दोली होते हैं, जो हवा के सहारे हिलते रहते हैं, और इनके परागकण मादा पुष्प पर गिर जाते हैं। भुट्टे के रेशमी बालों युक्त रेशमी बालों जैसी वर्तिका जो होती वर्तिका होती उस पर उलझ जाते हैं। नारी के अंदर भी ऐसा ही है। कुकुरबिटेसी कद्दू या लौकी की बात करें तो इसके अंदर भी अगर आप ध्यान दो तो कद्दू के अंदर भी और लौकी के अंदर भी, तुरई के अंदर भी दो प्रकार के फूल आते हैं। इनके अंदर पूर्ण रूप से अंडाशय जो है वो अधोवर्ती होता है, और अन्य जो पुष्पासन है वो पूर्ण रूप से अंडाशय को घेर लेता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मादा पुष्प जो होगा, उस मादा पुष्प के पीछे छोटा सा पहले ही कद्दू लगा मिलेगा, परंतु कद्दू नहीं है, वो अपरिपक्व अनिषेचित अंडाशय होता है, ओवरी होता है, जो पुष्पासन से ढका हुआ है। तो यहाँ पर जो मादा पुष्प होगा वो छोटे से डंठल, छोटे व्रंत के सहारे, छोटे व्रंत के सहारे पत्ती के कक्ष से, पर्ण के कक्ष से ही निकलेगा, छोटे व्रंत के सहारे, परंतु उस मादा पुष्प के पीछे पहले से ही कद्दू, लौकी और तुरई छोटी सी लगी मिलेगी, जो अनिषेचित अंडाशय होता है। जबकि नर पुष्प की बात करें तो नर पुष्प जो है वो लंबे व्रंत पर लगेगा, और उसके पीछे किसी प्रकार की गोल संरचना जैसे कद्दू के लिए लंबी संरचना लौकी या तुरई के लिए नहीं मिलेंगी। तो ध्यान देना, इन दिनों के अंदर लौकी तुरई हो भी रही है, तो आप ध्यान दीजिए उन पौधों पर कि उनके अंदर नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पादप पर है, परंतु दोनों की संरचना में भिन्नता है। नर पुष्प पे लंबे व्रंत पर लगा मिलेगा, तोरई की बात करें सफेद रंग का पुष्प लंबे व्रंत पर मिलेगा, लेकिन लौकी की बात करें, लौकी का सफेद रंग का पुष्प जो है लंबे व्रंत पर लगा मिलेगा, और जो लौकी वाला जो मादा पुष्प है उस पर छोटी सी पहले पीछे से लौकी मिलेगी, आगे फूल खिला हुआ होगा, कुछ इस तरह से देखिए, आगे पहले उसके ऊपर इस तरह छोटी सी ये तो लौकी मिलेगी, और यहाँ पर फूल खिला हुआ मिलेगा ऊपर। तो यहाँ पीछे छोटा सा ये जो भाग होता है, ये भाग अंडाशय होता है जो अपरिपक्व अनिषेचित है। जब इसको निषेचन हो जाता है तो यही अंडाशय बढ़ना शुरू हो जाता है, फल बना लेता है, लौकी बना लेता है। ऐसे ही कद्दू के अंदर भी होता है। कद्दू के अंदर भी डंठल पर छोटा सा पहले कद्दू लगा मिलता है, ये डंठल हो गया, और इसके ऊपर यहाँ पर फूल खिला हुआ मिलेगा, यहाँ फूल होगा, पीछे छोटा सा पहले कद्दू होता है। तो वो कद्दू जो है वो छोटा सा हिस्सा है, वो अपरिपक्व अनिषेचित अंडाशय है, जो बाद में निषेचित होकर के नर पुष्प से परागकण लेकर के फिर निश्चित होकर के वो संपूर्ण फल या कद्दू बनाता है। तो ऐसे पादप जो कुकुरबिटेसी कुल के पादप हैं और नारियल, मक्का, इनके अंदर एक ही पादप पर दोनों प्रकार के जननांगों युक्त पुष्प पाए जाते हैं, परंतु दोनों ही पुष्प अलग अलग शाखा पर अलग अलग जगह पर होंगे। ऐसे पादप को उभयलिंगाश्रयी पादप कहते हैं, उभयलिंगाश्रयी पादप कहा जाता है इसको भी, उभयलिंगाश्रयी पादप। कारा, एक सवाल है, कारा, कारा एक सवाल है, ये कारा भी उभयलिंगाश्रयी होता है। इसमें भी नर व मादा दोनों जननांग एक ही पादप पर पाए जाते हैं, नर व मादा जननांग एक ही पादप पर पाए जाते हैं कारा के अंदर।
इसे द्विलिंगी कहते हैं। इसको भी क्या कहेंगे? द्विलिंगी। कारा क्या है? द्विलिंगी है। इंपोर्टेंट, कारा द्विलिंगी पादप है। सहवाल में आता है, पादपों में आता है। सभी उच्च श्रेणी के प्राणी। अब हम बात करें जंतुओं की, तो पादपों के लिए हमने शब्द देखे यहाँ पर। सबसे पहले समथैलिक शब्द निम्न श्रेणी के सहवालों के लिए, जैसे म्यूकर के अंदर एक ही जनक के द्वारा दोनों प्रकार के जननांग एक ही जनक के द्वारा बनाए जा रहे हैं, और ये जननांग दोनों ही समान होते हैं, एक जैसे होते हैं कार्यात्मक रूप से। इनके युग्मक जो है वो समान होते हैं कार्यात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, तो उन्हें समथैलिक या होमोथैलिक कहते हैं। उसके बाद में उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उनके अंदर एक ही पुष्प के अंदर पुंकेसर इस तरीके से दोनों मिलते हैं। उन पादपों को उभयलिंगी और पुष्पों को भी उभयलिंगी द्विलिंगी कहते हैं। पादपों की बात करें तो कुछ पादपों के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही शाखा पर अलग अलग पुष्प के अंदर मिलते हैं। अलग अलग पुष्प के अंदर एक ही पादप पर, परंतु पुष्प अलग अलग होंगे। उन्हें एक लिंगाश्रयी विषमथैलेसी कहते हैं, जैसे पपीता या खजूर। सॉरी गलत हो गया। एक लिंगाश्रय जब एक ही पादप के ऊपर सिर्फ एक ही जननांग स्थित होता है। एक पादप पर जब एक ही जननांग स्थित होता है, यानी कि पुंकेसर या स्त्री केसर, तो उस पादप को एक लिंगाश्रय और उनके पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे पपीता या खजूर। इसके बाद में मैंने पहले इसको रिपीट कर दिया था गलती से, तो कुछ अधिकतर पादपों के कुकुरबिटेसी कुल के पादप, जो कि कद्दू, ककड़ी, तुरई, हीरा आदि के अंदर, नारियल, मक्का के अंदर, इनमें एक ही पादप पर दोनों प्रकार के पुष्प लगते हैं। अगर स्त्री केसरी पुष्प और मादा पुष्प दोनों ही अलग अलग जगह पर लगेंगे एक ही पादप पर, तो ऐसे पादप भी दोनों प्रकार के जननांगों को आश्रय दे रहे हैं, अतः इन्हें भी उभयलिंगाश्रय कहा जाता है। उभयलिंगाश्रय नारियल और मक्का कुकुरबिटेसी कुल के पादप, इनके अंदर एक लिंगी पुष्प होते हैं। पुष्प एक लिंगी होते हैं, नर मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। ये पादपों की बात की हमने। अब जंतु की बात करें तो जंतुओं के अंदर अधिकतर जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, अधिकांश उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, वो सभी एक लिंगी होते हैं। अधिकांश उच्च श्रेणी के जंतु एक लिंगी होते हैं। योग यहाँ पर अधिकांश जंतु एक लिंगी होते हैं, परंतु जंतुओं के अंदर भी कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं या उभयलिंगी होते हैं। तो अधिकांश जंतु जो होते हैं एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। नर अलग जंतु होता है, मादा अलग होता है। परंतु जंतुओं के अंदर, कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं के अंदर एक ही जनक के अंदर, एक ही जंतु के अंदर दोनों प्रकार के जननांग विकसित होते हैं। ऐसे जंतु को वहां पर हम उभयलिंगी कहते हैं। ये उभयलिंगी जंतु की बात है। उभयलिंगी जंतु, उभयलिंगी जंतु क्या है? जंतुओं के अंदर, निम्न श्रेणी के जंतुओं के अंदर एक ही जंतु पर या एक ही प्राणी पर दोनों प्रकार के जननांग विकसित होते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। जैसे केंचुआ, फीताकृमि, फीताकृमि है, केंचुआ है, इनके अंदर ये दोनों ही क्या है? उभयलिंगी प्राणी है, द्विलिंगी प्राणी है। केंचुए के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही केंचुए पर पाए जाते हैं। और जैसे कि मादा जनन केंचुए में मादा जनन छिद्र 14वें खंड पर, जबकि नर जनन छिद्र 18वें खंड पे होता है। 18 खंड के दोनों पार्श्वों में 2 छिद्र होते हैं, नर जनन छिद्र और मादा छिद्र 1 होता है। तो इस प्रकार से इनके अंदर, जंतुओं के अंदर भी उभयलिंगी जंतु पाए जाते हैं। तो ये था जंतुओं के अंदर जीवों में लैंगिकता। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं कि युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन। ये टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद है युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन। युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन। देखिए, जीव पादप या जंतु चाहे वो द्विगुणित हो या अगुणित हो, अर्थात डिप्लॉइड हो, अर्थात 2n हो, या फिर हैप्लॉइड n हो,
द्विगुणित हो या फिर अगुणित हो, उनके अंदर युग्मक जो बनेंगे वो हमेशा अगुणित होंगे। युग्मक क्या होंगे? हमेशा अगुणित होते हैं। तो चाहे जंतु द्विगुणित हो या अगुणित हो, उनके अंदर बनने वाले युग्मक जो है वो हमेशा अगुणित ही होते हैं। कुछ जंतु या जीव, निम्न श्रेणी के जंतु, निम्न श्रेणी के पादप, शैवाल ऐसे होते हैं जो अपनी जनन जो विकसित पीढ़ी होती है वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है, अर्थात वो जीवन भर अगुणित ही रहते हैं। तो उनके अंदर जब वो अगुणित है तो उनमें युग्मक अगुणित कैसे होंगे? और अगर जीव द्विगुणित है तो उनका अगुणित कैसे होगा युग्मक? तो इसके स्तर के आधार पर कोशिका विभाजन जो है, युग्मक निर्माण के दौरान जो कोशिका विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस स्तर पर हो रहा है उसके आधार पर 3 प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक निर्माण के लिए। तो युग्मकों का उत्पादन करने वाली कोशिकाएं या प्राणी चाहे अगुणित हो या द्विगुणित हो, परंतु उनमें युग्मक हमेशा ही अगुणित होते हैं। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। इन युग्मकों के संलयन से हमेशा, जब देखिए अगर हम 2n लेते हैं तो 2n के अंदर n और n युग्मक बनेंगे और इन्हीं युग्मकों के संलयन से वापस द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। लेकिन ये युग्मक अलग अलग जीव के होंगे, नर के और मादा के अलग अलग। अपन ने एक को जोड़ दिया, एक में नहीं होता। नर के और मादा के युग्मक जुड़ते हैं, युग्मनज बनता है। युग्मनज बनता है, उसके बाद युग्मनज से आगे प्राणी बनता है। चाहे युग्मनज के विकसित होने पर अगुणित जीव अवस्था द्विगुणित प्राणी या अगुणित हो, अर्थात युग्मनज से बनने वाला जो प्राणी है वो अगुणित हो या द्विगुणित हो, कुछ भी हो, फिर भी उसके युग्मक जो है अगुणित होंगे। देखिए, तो युग्मनज से विकसित होने वाला, ये युग्मनज बनता है द्विगुणित। युग्मनज से विकसित होने वाला प्राणी आगे चल करके अगुणित भी हो सकता है, द्विगुणित भी हो सकता है। तो उसके अंदर अगर उसका जो प्राणी है वो अगुणित या द्विगुणित बन रहा है और उसमें युग्मक जो है वो हमेशा अगुणित बनते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है या मियोसिस होता है। तो युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण ही युग्मक अगुणित होता है। तो अगुणित होता है तो जो प्राणी पहले ही अगुणित होता है उनके अंदर किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण होगा, तो उसके आधार पर अर्धसूत्री विभाजन के विभिन्न स्तरों पर घटित होने के आधार पर, विभिन्न स्तरों पर घटित होने के आधार पर अर्धसूत्री विभाजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन। समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए भाई, युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन अर्थात नाम में ही है कि युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन अर्थात युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो निम्न श्रेणी के शैवाल जैसे कि यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, या निम्न श्रेणी के जीव की बात करें तो निम्न श्रेणी के जीवों, जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं वो अपनी जो पीढ़ी होती है, उनकी विकसित पीढ़ी होती है, वो अगुणित जीव होते हैं। वो क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ पर अपन नर और मादा अलग अलग ले लेते हैं, दोनों ही एन है। अब इनके अंदर पहले अगुणित है तो इनमें, इनसे क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। युग्मक बनेंगे, यहां हम लिखेंगे युग्मक। और हमने अभी अभी जब स्टार्ट किया था युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन, तो मैंने एक लाइन बोला था कि अगर युग्मक बनाने वाली कोशिकाएं चाहे द्विगुणित हो या अगुणित हो, परंतु उनके युग्मक हमेशा अगुणित ही होंगे। युग्मक बनाने वाली कोशिकाएं चाहे द्विगुणित हो या अगुणित हो, उनके युग्मक हमेशा अगुणित ही होंगे। अतः युग्मक क्या होंगे? अगुणित होंगे।
तो यहाँ पर एगोनिक युग्मक से हैप्लॉइड प्राणी से हैप्लॉइड ही गैमेट बन रहे हैं, युग्मक बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो विभाजन होता है वो होता है समसूत्री, अर्थात युग्मक निर्माण के समय इनमें माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। प्राणी, आप ध्यान रखिए कि प्राणी की विकसित पीढ़ी जो है अर्थात जीवन भर जो पीढ़ी रहती है वो रहती है एगोनिक, ठीक है। अब ये नरयुग्म, मादा युग्मक, ये नरयुग्मक, दोनों का आपस में संलयन होगा और संलयन होने से क्या बनेगा, द्विगुणित अवस्था आ जाएगी एन और एन, और ये क्या होगा, युग्मनज या जाइगोट होगा। अब देखिए, अगर यही युग्मनज विकसित होगा, विभेदन प्रक्रिया होगी, कोशिका विभाजन होगा और विभेदन से नया प्राणी बनेगा इन दोनों जनकों से, तो नया प्राणी तो द्विगुणित बन गया, जबकि इनके शरीर द्विगुणित नहीं है। इनका दैहिक जो संरचना है वो कोशिकाएं 2n नहीं है, डिप्लॉइड नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, युग्मनज है। अब इस युग्मनज के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस होगा और यहाँ पर n और n स्थिति फिर से स्थापित हो जाएगी। यहाँ पर जो n और n की मिक्सिंग हुई है, इससे दोनों के डीएनए अर्थात जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पर ये स्थिति फिर से क्या बन गई, पुनः एगोनिक बन गई। अब ये एगोनिक जो कोशिका बनी है, ये कोशिका विकसित होकर के, डेवलप होकर के और नया जीव बना लेती है एन। तो यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन कब हुआ है, युग्मनज में हुआ है। नए प्राणी को जन्म देने के लिए अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज में हुआ है, अतः इसे युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो निम्न श्रेणी के जंतु जैसे निम्न श्रेणी के प्राणी जैसे यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, इनके अंदर युग्मक निर्माण के समय समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि इनका शरीर जीवन भर एगोनित होता है, अतः एगोनित से एगोनित ही युग्मक बनेंगे तो समसूत्री विभाजन होगा। इन एगोनित युग्मकों के बनने के बाद में इनमें संलयन होगा और जाइगोट या युग्मनज फॉर्म होगा। इसके बाद में युग्मनज बनने के बाद में इस युग्मनज में अब मियोसिस होगा अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होगा और फिर से नए प्राणी बनेंगे जिनके जेनेटिक मैटेरियल आपस में पुनः संयोजित हो चुके हैं, विभिन्नताएं लिए हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो दो नए प्राणी, नए जीव जन्म लेंगे वो दोनों ही एगोनित होंगे, वो दोनों एगोनित होंगे। इस प्रकार से इनके अंदर जो कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है वो युग्मनज के स्तर पर हुआ है, अतः इसे युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ये था युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन। यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास नहीं है। अब इनमें ध्यान रखिए कि इनमें युग्मक निर्माण के समय तो समसूत्री विभाजन, जबकि युग्मनज से नए जीव या संतति बनने के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए सेकंड, दूसरा चलते हैं। बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन। बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन देखिए, ये होता है पादपों के अंदर। अधिकांश पादपों के अंदर बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। देखिए, अधिकतर पादपों में इसी प्रकार का विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु कोष के भीतर होता है। तो भाई आपको दूसरा लेसन पढ़ाया था, उसके नोट्स भी आपको भेजे गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अधिकतर पादपों के अंदर बीजाणु कोष के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह विभाजन बीजाणु बनाने के लिए होता है। बीजाणु बनाने के लिए बीजाणु कोष में होता है, अतः इसे बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ध्यान दीजिए, पादपों के अंदर, पुष्पों के अंदर दो प्रकार के बीजाणु कोष पाए जाते हैं। एक को कहते हैं लघु बीजाणु कोष, लघु बीजाणु कोष या लघु बीजाणुधानी, एक ही बात है, माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी। और दूसरा होता है गुरु बीजाणुधानी या कोष, गुरु बीजाणुधानी या कोष, गुरु बीजाणु कोष, लघु बीजाणु कोष दोनों।
लघु बीजाणु कोष और गुरु बीजाणु कोष। इन लघु बीजाणु कोष और गुरु बीजाणु कोष की जो कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं, वो कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। इन लघु बीजाणु कोष गुरु बीजाणु कोष की कोई कोशिका जो युग्मक बनाएगी वो कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, उसको आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं, और वो आर्किस्पोरियल सेल बढ़ जाती है, अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है, और उसके बाद में उसके अंदर मियोसिस होता है। तो ये जो लघु बीजाणु कोष गुरु बीजाणु धानी या जो गुरु बीजाणु कोष की जो कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होती हैं, और इन द्विगुणित लघु बीजाणु कोष के गुरु बीजाणु कोष की कोशिकाओं से क्या बनते हैं, दोनों से अलग अलग संरचनाएं बनती हैं। एक से बनते हैं लघु बीजाणु और इससे दूसरे से बनते हैं गुरु बीजाणु। तो अगर आपको इसकी प्रोसेस ध्यान हो लघु बीजाणु गुरु बीजाणु बनने की, तो देखिए गुरु बीजाणु धानी के अंदर की कोशिकाएं द्विगुणित, लघु बीजाणु धानी के अंदर की कोशिकाएं द्विगुणित, गुरु बीजाणु धानी की कोशिकाएं भी द्विगुणित। इन द्विगुणित कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है कौन सा, मियोसिस, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, गुणित कोशिकाएं N और N, मियोसिस फर्स्ट कहलाएगा ये। इसके बाद में मियोसिस डिवीजन दो बार होता है, मियोसिस दो बार होता है, अर्ध विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। दूसरी बार में भी दो कोशिकाएं बनेगी प्रत्येक कोशिका से, और इस प्रकार से चार कोशिकाओं का निर्माण होगा। यहां पर होगा मियोसिस सेकंड, मियोसिस द्वितीय। तो यहाँ पर जो चार कोशिकाएं बनी हैं, ये चारों कोशिकाएं अगर लघु बीजाणु कोष की बात करेंगे तो ये कह रहा है कि लघु बीजाणु जो आपस में चारों के साथ जुड़े रहेंगे टेट्राड चतुष्क कहलाएंगे। अगर गुरु बीजाणु कोष की बात करेंगे तो गुरु बीजाणु के अंदर क्या होता है कि ये जो तीन है ये तो नष्ट हो जाते हैं और एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। तो यहाँ पर गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु बनने के लिए विभाजन, अष्ट विभाजन हुआ है द्विगुणित बीजाणुद्भिद कोशिका के अंदर। ये बीजाणुद्भिद कोशिका है, स्पोरोफाइटिक सेल है, बीजाणुद्भिद कोशिका, बीजाणुद्भिद बीजाणु का उद्भव करने वाली कोशिका, तो बीजाणुद्भिद कोशिका है। अतः बीजाणुद्भिद कोशिका से बीजाणुओं का निर्माण होता है। अगर नर लघु बीजाणु धानी है तो चारों के चारों लघु बीजाणु सक्रिय होंगे, जबकि गुरु बीजाणु धानी है तो तीन गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। तो यहाँ पर गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु बनने के लिए जो विभाजन बीजाणुद्भिद कोशिका में हुआ है उसे बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब इन गुरु बीजाणुओं से या लघु बीजाणुओं से, गुरु बीजाणु या लघु बीजाणु से जो युग्मक बनेंगे, तो इनसे युग्मक बनेंगे तो युग्मकों का निर्माण जो होगा वो हमेशा समसूत्री विभाजन से होगा, क्योंकि ये सिर्फ गुरु बीजाणु लघु बीजाणु है। लघु बीजाणु यानी परागकण, परागकण का अंकुरण होगा। ऐसे गुरु बीजाणु है उसके अंदर भ्रूण कोष या मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो मादा युग्मकोद्भिद में मादा युग्मक होंगे और परागकण लघु बीजाणु के अंदर जब लघु बीजाणु अंकुरित होगा तो अंकुर होने के बाद में उसमें पराग नलिका के अंदर नर युग्मक होंगे। तो युग्मक निर्माण के समय इनमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। युग्मक निर्माण इनके अंदर पहले बीजाणु बनने के लिए अर्ध विभाजन द्विगुणित कोशिका के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो जीव या पादप है वो जीवन भर कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। तो उसकी वापस द्विगुणित स्थिति फिर से आ जाए, इसके लिए इसमें अर्ध विभाजन युग्मक निर्माण के लिए बीजाणु बनने समय, बीजाणु निर्माण के समय होता है। तो अधिकतर उच्च श्रेणी के पादपों के अंदर बीजाणु अर्ध विभाजन पाया जाता है। इन पादपों के अंदर पुष्पों में लघु बीजाणु कोष गुरु बीजाणु कोष होते हैं। इन गुरु बीजाणु कोष की द्विगुणित कोशिकाओं में मियोसिस या अर्ध विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु लघु बीजाणु बनते हैं। ये गुरु बीजाणु या लघु बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मक निर्माण करते हैं। ठीक है, ये था सेकंड। दूसरा, तीसरा टाइप युग्मक अर्धसूत्री विभाजन। ये तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक होता है। ये तो अधिकतर जंतुओं के अंदर यह विभाजन जंतुओं में पाया जाता है। यह विभाजन किसमें होता है, जंतुओं में होता है। जंतुओं का जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है, उस बॉडी की जो सेल्स हैं वो सेल्स जीवन भर कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। मानव की लगा लीजिए,
पशु पक्षी जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं, पशु पक्षी, उभयचर हैं, मछली है, पक्षी है, एम्फीबियन उभयचर में आगे सरीसृप रेप्टाइल्स हैं और मैमेलिया है, इन सब के अंदर जो है इनकी बॉडी जो होती है, शरीर होता है, वो पूरा द्विगुणित होता है, पूरी कोशिकाएं द्विगुणित होती है। इन द्विगुणित कोशिकाओं से युग्मक निर्माण होते समय जब युग्मक बनेंगे तो इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और इस प्रकार से एन और एन कोशिकाएं बनेंगी। ये मियोसिस फिर से हो जाएगा तो 4 कोशिकाएं बनती हैं और ये मियोसिस सेकेंड। तो इस प्रकार से जब शरीर जो है जीव का शरीर, जंतुओं के अंदर, पादपों की बात नहीं, पादपों में तो बीजाणु कोष के अंदर बीजाणु अर्ध विभाजन होता है, जबकि पादपों में तो इसी प्रकार से हो रहा है, वो भी द्विगुणित ही होते हैं, पादप भी द्विगुणित होते हैं, परंतु पादपों में बीजाणु निर्माण पहले होता है और बीजाणु बनने के बाद में फिर युग्मक बनते हैं। तो बीजाणु निर्माण के लिए बीजाणु कहते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट युग्मक बनते हैं। तो जीव की संपूर्ण कोशिकाएं जो होती हैं, शरीर की संपूर्ण कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और उन द्विगुणित कोशिकाओं से युग्मक बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसे युग्मक अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यहाँ पर युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, इसे युग्मक अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ये युग्मक जो है वो अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन जो है युग्मक उत्पन्न करते हैं और जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं, संपूर्ण कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, अर्थात युग्मक उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है मियोसाइट्स। मियोसाइट्स, तो मियोसाइट्स कोशिका कौन सी होती है? मियोसाइट्स वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। मियोसाइट्स वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात मियोसाइट कैसा होता है, हमेशा द्विगुणित होता है। मियोसाइट्स हमेशा द्विगुणित होता है और इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 3 स्तरों पर, आप तीनों स्तरों पर मियोसाइट्स बताइए। पहले स्तर पर जिसमें अपन ने पढ़ा युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, उसमें मियोसाइट्स के तहत कार्य कौन सी कोशिका कर रही है? युग्मनज कर रही है, क्योंकि युग्मनज शैवाल, क्रेमाटोमोनास पहले अगुणित है, उनसे युग्मक बनेंगे समसूत्री से, संलयन होगा युग्मनज बन जाएगा, युग्मक बनेंगे समसूत्री से, संलयन होगा युग्मनज बनेगा, युग्मनज में अब क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, जिससे नया जीव बन रहा है। तो वहां पर मियोसाइट्स युग्मनज कहलाएगा। बीजाणु प्रकार के बीजाणु जो अर्ध विभाजन था उसमें मियोसाइट कौन सी है? गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी की द्विगुणित कोशिकाएं। युग्मक में अर्ध विभाजन के अंदर मियोसाइट्स कौन सी हैं? शरीर की जननांगों की कोशिकाएं, जननांगों के अंदर, वृषण के अंदर, अंडाशय के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं? मियोसाइट्स है। तो मियोसाइट्स वे कोशिकाएं होती हैं जो द्विगुणित होती हैं और इनमें हमेशा अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मक बनते हैं। इनमें विभाजन से अगुणित युग्मक बनेंगे, मियोसाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये था विभिन्न स्तर पर अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार कि विभिन्न स्तरों पर युग्मनज में बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो इसके बाद में कुछ प्राणियों के आपके जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उस बुक के अंदर कुछ जंतुओं के, पादपों के युग्मक और उनकी द्विगुणित कोशिकाएं दी हुई है, अर्थात युग्मक जब बनेंगे तो उनके अंदर युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी और मियोसाइट्स जो है उनमें कितनी होगी। तो मियोसाइट्स अगर ध्यान दीजिएगा, आपको बताया है कि युग्मक हमेशा आधे गुणसूत्र युक्त होते हैं, युग्मक हमेशा आधे गुणसूत्रों युक्त होते हैं, जबकि मियोसाइट्स उनकी डबल होती है। तो आपकी बुक में खाली स्थान छोड़ रखे हैं, तो जहां पर युग्मक 16 क्रोमोसोम दिखा रहा है, युग्मक में 16 क्रोमोसोम है, गुणसूत्र हैं, तो मियोसाइट्स कितने होंगे? 32। अगर जैसे कि चूहा है, चूहा के अंदर 42 मियोसाइट्स होते हैं, 42 मियोसाइट्स के अंदर 42 क्रोमोसोम होते हैं। चूहा के अंदर 42 गुणसूत्र मियोसाइट्स में होते हैं, युग्मक में कितने होंगे? 21 होंगे। मानव की बात करें, मानव की जो मियोसाइट्स सेल्स होती हैं उनके अंदर क्रोमोसोम 46 होते हैं, तो युग्मक में कितने होंगे? 23। इसी प्रकार से आप पुस्तक के अंदर अपनी सारणी को इसी प्रकार से भरिए। अगर युग्मकों की संख्या दे रखी है तो मियोसाइट्स को डबल कर दीजिए, अगर मियोसाइट्स की संख्या दे रखी है तो युग्मक में आधी कर दीजिए। इस प्रकार से ये सारणी भरी जाएगी। मक्का में, घरेलू मक्खी में, चूहा में, कुत्ता, बिल्ली, फल मक्खी, ऑफियोग्लोसम एक फर्म है, उसके अंदर सेब में, धान, मक्का, आलू, तितली, प्याज, इन सब के अंदर क्रोमोसोम की संख्या दी हुई है और उसके आधार पर आपको मियोसाइट्स और युग्मकों के अंदर क्रोमोसोम बताने हैं।
तो ये था अपना युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन। निषेचन पूर्व घटना के अंदर दो घटनाएं मुख्य रूप से होती हैं। पहली घटना युग्मक जनन, जबकि दूसरी घटना युग्मक स्थानांतरण। निषेचन पूर्व घटना के अंदर युग्मक स्थानांतरण। जब अपन ने युग्मक बना लिए तो अब इन युग्मकों को आपस में संलयित होने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक को पास पास आना जरूरी है। युग्मक स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। युग्मक स्थानांतरण देखिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक बन जाते हैं तो उनके बनने के बाद में इन युग्मकों का स्थानांतरण होता है। जैसे युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक निर्माण के पश्चात ही जरूरी है कि ये युग्मक एक दूसरे के समीप आए, अर्थात युग्मक निर्माण के बाद में ये आवश्यक है कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचे या मादा युग्मक नर युग्मक के पास पहुंचे, जिससे इनका संलयन हो, निषेचन प्रक्रिया हो और एक नए जीव का निर्माण हो। युग्मक निर्माण के पश्चात नर मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो सके। तो ये युग्मकों का जो स्थानांतरण है वो अलग अलग प्रकार से होता है। हम पादप और जंतु दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जंतुओं के अंदर और जलीय जीव। जलीय जीव जो होते हैं उनके अंदर युग्मक स्थानांतरण जल के द्वारा होता है। जलीय जीवों के अंदर युग्मक स्थानांतरण जल के द्वारा होता है, अर्थात जलीय जीव जो है अपने युग्मकों को जल में त्याग देते हैं और जल के द्वारा युग्मक बहते हुए अकस्मात ही आपस में संलयित हो जाते हैं या एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। ब्रायोफाइटा की बात करें, ब्रायोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर, हाँ, तो जलीय जीव जो होते हैं उनके अंदर युग्मक जल के अंदर त्यागे जाते हैं। तो कुछ जैसे कि सम युग्मक जो होते हैं, सम युग्मक जो बनते हैं वो दोनों एक ही जनक से बनते हैं। दोनों युग्मक क्या होते हैं? चल होते हैं, मोटाइल होते हैं। सम युग्मक दोनों एक ही जनक के द्वारा बनते हैं, दोनों समान प्रकार के होते हैं, दोनों ही युग्मक चल होते हैं अर्थात मोटाइल होते हैं। तो पानी के अंदर गति करते हुए या किसी माध्यम में गति करते हुए एक दूसरे के समीप पहुंच जाते हैं और उनके अंदर संलयन हो जाता है। विषम युग्मकों में एक युग्मक अचल होता है। विषम युग्मक जो होते हैं, जैसे मानव की बात करें तो नर और अंडाणु, नर और मादा के अंदर नर में शुक्राणु और अंडाणु। विषम युग्मकों के अंदर दोनों एक युग्मक अचल होगा और एक चल होगा। जिसमें अचल होगा वो मुख्य रूप से अंडाणु होता है और चल होता है वो शुक्राणु होता है। तो विषम युग्मक जो होते हैं उनके अंदर दोनों युग्मक चल होते हैं, जबकि विषम युग्मकों में एक युग्मक चल और एक युग्मक अचल होता है। अचल जो होता है वो मादा युग्मक होता है, चल नर युग्मक यानी कि शुक्राणु होता है। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंडाणु जो है स्त्रीधानी या आर्किगोनियम के अंदर होता है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों ही क्या है? निम्न श्रेणी के पादप है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर अंडाणु स्त्रीधानी या आर्किगोनिया के अंदर होता है और नर युग्मकों को जल के अंदर छोड़ दिया जाता है। ये नर युग्मक जल के अंदर बहते हुए अकस्मात ही या इत्तेफाक से ही आर्किगोनिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं या स्त्रीधानी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनको आपस में नर युग्मक मादा युग्मक को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनमें स्त्रीधानी तक नर युग्मकों को पहुंचने के लिए जल की आवश्यकता होती है। आर्किगोनिया विशेष प्रकार के ऐसे रसायन विस्तारित करती है जिसके कारण से शुक्राणु उसकी ओर आकर्षित होते हैं। विशेष प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं जिससे शुक्राणु उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो भाई यहाँ पर जो बात है कॉमनली कि समयुग्मों के दोनों ही युग्मक जो हैं चल होते हैं, अतः वो गति करते हुए एक दूसरे के समीप पहुंच जाते हैं, एक दूसरे को वो आकर्षित भी करते हैं। विषम युग्मों के अंदर दोनों ही युग्मक, एक युग्मक चल होता है, एक अचल होता है। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के अंदर अंडाणु आर्किगोनिया या स्त्रीधानी में बंद होता है। इसमें अंडाणु तक शुक्राणु को पहुंचने के लिए जल की आवश्यकता होती है, अतः स्त्रीधानी में शुक्राणु को पहुंचने के लिए जल की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी या आर्किगोनिया के द्वारा ऐसे रसायन या ऐसे पदार्थ स्रावित किए जाते हैं जिससे शुक्राणु उनकी ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात शुक्राणु को आकर्षित करती है। नर युग्मकों की संख्या मादा युग्मकों की तुलना में हमेशा अधिक होती है। नर युग्मकों की संख्या अर्थात इस प्रकार का निषेचन जिसमें जल के अंदर त्यागे जाते हैं या फिर जो कहें आंतरिक निषेचन के अंदर या जल के अंदर छोड़े जा रहे हैं यहाँ पर भी, तो नर युग्मकों की संख्या मादा युग्मकों की अपेक्षा अधिक होती है। अगर मानव की बात करें तो मानव की मादा के अंदर
एक अंडाणु के एवज में, एक अंडाणु अगर है तो एक एग जो है उस एक एग के लिए लगभग 100 से 400 मिलियन शुक्राणु त्यागे जाते हैं। अर्थात मानव के नर के द्वारा एक अंडाणु के लिए 100 से 400 मिलियन शुक्राणु उत्पन्न किए जाते हैं। अर्थात हमेशा नर युग्मकों की संख्या या मेल गैमेट की संख्या अधिक होती है, ज्यादा संख्या में मेल गैमेट बनते हैं, क्योंकि गमन करते हुए इन्हें गति करते हुए पहुंचना होता है, जबकि मादा युग्मक तो एक जगह पर स्थायी होता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमेशा नर युग्मकों की संख्या अधिक होती है, मादा युग्मकों की संख्या कम होती है। पुष्पधारी पादपों की बात करते हैं। अब अपन आते हैं पादपों के अंदर। जंतुओं की बात हो गई कि जंतुओं के अंदर युग्मकों का स्थानांतरण जो है वो, सॉरी पादपों की बात होगी। पादपों के अंदर निम्न श्रेणी के पादपों के अंदर जल के द्वारा युग्मकों का स्थानांतरण होता है। उच्च श्रेणी की बात अपन पादपों के अंदर जंतुओं की पादपों के अंदर हुआ ब्रायोफाइट टेट्राफाइट्स के अंदर। अब अपन पादपों के अंदर ही पुष्पधारी जो पादप है, उच्च श्रेणी के पादप उनकी बात करते हैं। तो पुष्पधारी या उच्च श्रेणी के जो पादप है उनमें नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो नर युग्मक होता है वो परागकण होता है, परागकण के अंदर बनता है, और ये परागकण बनने के बाद, परिपक्व होने के बाद परागकोश से मुक्त होकर के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है। तो यहाँ पर पुष्पधारी पादपों में युग्मक स्थानांतरण को परागण कहा जाता है, पॉलिनेशन कहते हैं। पुष्पधारी पादप नर युग्मक पराग नलिका में उपस्थित होते हैं, पराग नलिका में उपस्थित होते हैं, उनकी संख्या अत्यधिक होती है। तो नर युग्मक जो पुष्पधारी पादपों के अंदर नर युग्मक परागकण के अंदर होगा, परागकण से पराग नलिका बनेगी, पराग नलिका के अंदर नर युग्मक होते हैं और इनकी संख्या अधिक होती है। जो मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, परागकण जाकर मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है, पॉलिनेशन कहते हैं। परागकणों का पुष्प के मादा जननांग की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, या परागकणों का मादा जननांग या मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरना परागण कहलाता है। और इसके पश्चात जब परागण प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद होता है निषेचन की प्रक्रिया। तो परागण प्रक्रिया में परागकण वर्तिकाग्र, अब यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर युग्मक स्थानांतरण पादपों के अंतर्गत परागण प्रक्रिया के द्वारा होता है। परागण प्रक्रिया के द्वारा पादपों में विभिन्न प्रकार के परागणकारी अभिकर्मक होते हैं। उन अभिकर्मकों के द्वारा परागकण यानी नर युग्मक को लेकर के मादा युग्मक के पास पहुंचता है। तो परागण प्रक्रिया जो है वो जीवों, पक्षियों के द्वारा, कीटों के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा होती है। इसके द्वारा परागकण परागकोश से मुक्त होकर के मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, और जब मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो वहां से उस वर्तिकाग्र से जल, भोजन आदि लेकर के अवशोषित करके फूल जाते हैं। वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, ये वर्तिका है। परागकण यहाँ पर आकर गिरता है। परागकण गिरने के बाद में यह भोजन, जल आदि अवशोषित करके फूल जाता है और परागकण अंकुरित होता है, पराग नलिका बनाता है। पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक होते हैं। पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक होते हैं। ये जन्म केंद्रक होता है जो बाद में विभाजित होकर के नर युग्मक बनाता है। तो ये पराग नलिका वृद्धि करती हुई आगे वर्तिका से होती हुई पहुंच जाती है अंडाशय में, और अंडाशय से वृद्धि, अंडाशय के पास से वृद्धि करते बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में पहुंच जाती है। मादा भ्रूणकोश में पहुंच जाती है। भ्रूणकोश में जाकर के यह फट जाती है। भ्रूणकोश में जाकर के यह फट जाती है और फटने के बाद में दो नर युग्मकों को त्याग देती है। ये दो नर युग्मक जो है, दोनों ही नर युग्मक मादा युग्मक के साथ में जुड़ते हैं। तो पादपों के आवृतबीजी पादपों के अंदर परागकण पराग नलिका के द्वारा नर युग्मक बीजांड या भ्रूणकोश के अंदर या मादा युग्मक के पास पहुंचता है। मादा युग्मक के पास यह पराग नलिका पहुंचने के बाद में फटकर नर युग्मकों को
त्याग देती है, मुक्त कर देती है और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। आवर्तबीजी पादपों के अंदर दोहरा निषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये आपको सेकंड पार्ट जब पढ़ाया था उसमें बताया भी था, दोहरा निषेचन पाया जाता है। अर्थात परागनलिका के अंदर जो दो युग्मक नर युग्मक होते हैं वो दोनों ही नर युग्मक बारी बारी संयोजित होते हैं। एक नर युग्मक एन जो नर युग्मक है, एन नर युग्मक प्लस एन मादा युग्मक अर्थात एग सेल या अंड कोशिका होती है, उसके साथ में संलयित होता है और द्विगुणित जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करता है। जो दूसरा एक नर युग्मक यहाँ जुड़ गया, दूसरा नर युग्मक जो होता है वो दूसरा नर युग्मक पहले से ही द्विगुणित 2n द्वितीय केंद्रक जो द्विगुणित होता है, द्वितीय केंद्रक यानी द्वितीय केंद्रक ध्रुवीय कोशिका होती है, ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, दोनों केंद्रक जुड़ करके एक हो जाते हैं जो कि द्विगुणित द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। इस द्विगुणित द्वितीय केंद्रक से जुड़ करके आपस में निषेचित होकर संलयित होकर के 3n संरचना बनती है और ये 3n संरचना कहलाती है एंडोस्पर्म। इससे क्या बनेगा? एंडोस्पर्म भ्रूणपोष बनेगा, भ्रूणपोष। तो n नर युग्मक और 2n द्वितीय केंद्रक जो कि मादा का ही पार्ट है, द्वितीय केंद्र जो मादा का ही पार्ट होता है उस द्वितीय केंद्र जुड़ करके 3n एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष केंद्र बनाता है, त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्र। तो यहाँ पर दो बार निषेचन होता है, एक बार ये होता है, एक बार ये होता है, अतः इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। तो पादपों के अंदर युग्मक स्थानांतरण के बाद में निषेचन की प्रक्रिया जो है इस प्रकार से होती है। तो लैंगिक जनन में निषेचन हेतु युग्मकों का लैंगिक जनन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि लैंगिक जनन में निषेचन हेतु आवश्यक है कि युग्मकों का स्थानांतरण और उनका संलयन सफलतापूर्वक हो, तभी जाकर के लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो लैंगिक जनन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है युग्मकों का स्थानांतरण जो है वो सफलतापूर्वक हो तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। युग्मकों का स्थानांतरण अर्थात मादा युग्मक के पास नर युग्मक जा रहा है वो सही तरीके से होना चाहिए। दूसरा, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही साथ साथ आना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से युग्मकों का स्थानांतरण होता है और युग्मक स्थानांतरण के बाद में निषेचन प्रक्रिया संपन्न होगी। तो मैंने आपको निषेचन प्रक्रिया को पहले यहाँ पर बताया कि पादपों के अंदर निषेचन प्रक्रिया यहाँ बताया। तो अगर अपन बात करें जंतुओं के अंदर युग्मक स्थानांतरण की, जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण, तो जंतुओं के अंदर युग्मक स्थानांतरण अगर वो जलीय जंतु है तो जलीय जंतुओं के अंदर युग्मकों को जल में ही छोड़ा जाता है। अधिकांशतः नर युग्मक जल में छोड़े जाते हैं और कभी जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं वो मादा युग्मक को भी जल में छोड़ देते हैं। जल में बहते हुए युग्मक अकस्मात ही कोइंसिडेंटली ही मादा युग्मक के साथ मिल जाते हैं और निषेचन पूरा हो जाता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं की बात करें तो उच्च श्रेणी के जंतुओं के अंदर युग्मक स्थानांतरण जो है वो नर के द्वारा मादा के शरीर के अंदर किया जाता है। जंतु श्रेणी के जंतुओं के अंदर जिसको मैथुन क्रिया या संभोग क्रिया कहा जाता है, इस मैथुन क्रिया के दौरान नर अपने सीसन या पेनिस के द्वारा मादा के योनि वैजाइना के अंदर युग्मकों का या शुक्राणुओं का स्थानांतरण करता है। तो उनके अंदर एक स्थानांतरण जो है वो सफलतापूर्वक और सही ढंग से होता है। तो इस प्रकार से ये था युग्मक स्थानांतरण का टॉपिक। जंतुओं के अंदर, पादपों के अंदर किस प्रकार से युग्मक स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर जो अपन घटनाएं पढ़ रहे थे निषेचन की यानी कि लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन घटनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन घटना, निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं हैं उसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस और युग्मक स्थानांतरण। आज अपन ने दोनों प्रक्रियाएं पढ़ ली है। तो यहाँ पर ये पूर्व घटना जो है कंप्लीट हो गई, निषेचन पूर्व घटना कंप्लीट है। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे।